हेलो स्टूडेंट्स, मेहता कॉलेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। अपना इलेक्ट्रॉनिक्स चल रहा था। पिछली क्लास में रेक्टिफायर, ब्रिज रेक्टिफायर कंप्लीट हो गया था। आज जो तीनों रेक्टिफायर हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर और ब्रिज रेक्टिफायर, उनमें अंतर देखते हैं, डिफरेंस। तो सबसे पहले लिखो हाफ HWR, FWR और यहाँ पर ब्रिज रेक्टिफायर, तीनों में डिफरेंस देखेंगे। हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर। सबसे पहले देखते हैं, पहला है डायोड की संख्या। डायोड की संख्या हाफ वेव रेक्टिफायर के अंदर 1, यहाँ 2 और यहाँ 4। डायोड की संख्या आ गया। डायोड की संख्या ब्रिज रेक्टिफायर के अंदर 4, फुल वेव रेक्टिफायर के अंदर 2 और हाफ वेव रेक्टिफायर के अंदर 1। दूसरा देखते हैं ट्रांसफार्मर की अनिवार्यता। दूसरा है ट्रांसफार्मर की अनिवार्यता। ट्रांसफार्मर की अनिवार्यता, ट्रांसफार्मर की अनिवार्यता अनिवार्य नहीं है, नो, अनिवार्य नहीं है। फुल वेव रेक्टिफायर में ट्रांसफर अनिवार्य है और यहाँ पर नो, यानी अनिवार्य है, अनिवार्य नहीं है, अनिवार्य नहीं। और यहाँ पर भी अनिवार्य नहीं है। लगाओ तो लगा दो, वरना रहने दो। अनिवार्य नहीं है। फुल वेव रेक्टिफायर के अंदर ट्रांसफार्मर अनिवार्य होता है, तो उस ट्रांसफार्मर की अनिवार्यता का कारण इसका आकार बड़ा हो जाता है। अब उस आकार को कम करने के लिए ये बनाते हैं ब्रिज रेक्टिफायर। ADC का मान तीसरा, तो इसमें लिखो तीसरा ADC का मान। ADC का मान 318 EM और यहाँ 0.636 EM और यहाँ पर भी बराबर होता है 0.636 EM। सॉल्व करके लिखा है 2 EM अपॉन पाई, अपना होता है 2 EM अपॉन पाई। यहाँ पर ये ऐसे भी लिख सकते हैं 2 EM अपॉन पाई। उसी को सोल्व करके लिखा है और यहाँ पर भी यही होता है। तो ADC का मान हो गया। नेक्स्ट आता है रिपेल फैक्टर, उर्मिका गुणांक। चौथा है रिपेल फैक्टर। रिपेल फैक्टर R, रिपेल फैक्टर R, इसका अपन निकाल चुके 1.21, इसका 0.482, इसका भी 0.482। ये आ गया रिपेल फैक्टर। इसके बाद आता है आपकी एफिशिएंसी। इसके बाद आता है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी इसकी कितनी होती है? जो आपका हाफ वेव रेक्टिफायर है, इसकी एफिशिएंसी अपन ने निकाली थी 40.6, इसकी 81.2%, इसकी
81.2, इसकी 81.2 से कम, 81.2 से कम, क्योंकि श्रेणी क्रम में जो डायोड जुड़े होते हैं उन पर वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है, क्योंकि श्रेणी क्रम धारा के प्रवाह में श्रेणी क्रम में जुड़े, क्योंकि धारा के प्रवाह में श्रेणी क्रम में जुड़े डायोड्स पर वोल्टेज ड्रॉप हो जाती है, वोल्टेज ड्रॉप हो जाती है, वोल्टेज ड्रॉप हो जाती है। अपन को ये लिखना है 81.2 से कम, यह आ गया वोल्टेज ड्रॉप, सॉरी एफिशिएंसी। सिक्स है आउटपुट पल्सेटिंग फ्रीक्वेंसी, आउटपुट पल्सेटिंग फ्रीक्वेंसी, आउटपुट पल्सेटिंग फ्रीक्वेंसी का मतलब, आउटपुट पल्सेटिंग फ्रीक्वेंसी यहाँ देखो, इनपुट पर दी, ये इनपुट पर ये दिया तो SWR में मिलता है इसका हाफ साइकिल, यानी एक पूर्ण चक्कर के लिए एक पल्सेटिंग प्राप्त होती है। एक साइकिल के लिए या एक पूर्ण चक्कर के लिए अपने पास एक पल्सेटिंग प्राप्त होती है। तो यहाँ पर FWR में फुल वेव में दो पल्सेटिंग प्राप्त होती है, पॉजिटिव के कारण नेगेटिव के कारण, तो फ्रीक्वेंसी 2f। और फुल वेव रेक्टिफायर में भी एक पूरे चक्कर के लिए दो स्पंदमान प्राप्त होते हैं या दो पल्सेटिंग प्राप्त होती है, तो यहाँ पर 2f ये हो गया फ्रीक्वेंसी का। नेक्स्ट लिखो इसका पीक इन्वर्स वोल्टेज, पीक इन्वर्स वोल्टेज सातवां है पीक इन्वर्स वोल्टेज। यहाँ पर पीक इन्वर्स वोल्टेज EM, यहाँ पर 2EM, और ब्रिज रेक्टिफायर के अंदर पीक इन्वर्स वोल्टेज EM। ये हो गया 2M। तो ये आपका हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर और ब्रिज रेक्टिफायर में अंतर हो गया। उतारो इसको। हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर और ब्रिज रेक्टिफायर के अंदर अंतर हो गया। इसके बाद क्वेश्चन करते हैं। ये हो गया, क्वेश्चन करते हैं इसके। टॉपिक आपका अभी तो रेक्टिफायर ही चल रहा है, ब्रिज रेक्टिफायर, ब्रिज रेक्टिफायर। क्वेश्चन लिखो इसमें।
क्वेश्चन लिखो। In the bridge type circuit, in the bridge type circuit, in the bridge type circuit, show in figure this the diodes are assumed to be आइडियल। जो डायोड है वो डायोड आइडियल है। फाइंड क्या क्या करना है? पहला है डीसी आउटपुट वोल्टेज, दूसरा है पीक इनवर्स वोल्टेज, तीसरा है आउटपुट फ्रिक्वेंसी। डायग्राम बना लो। ये ग्राउंड हो रहे हैं। आरएल का मान है 200 ओम। ये आपका फेरों की संख्या का अनुपात है 4:1। और यहाँ पर दिया गया है 230 वोल्ट और 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी। निकालो। दिया गया है इन दिस ब्रिज टाइप सर्किट शो इन फिगर द डायोड्स आर इन अज्यूम बी आइडियल। जो डायोड हैं वो आइडियल हैं, मतलब आइडियल कंडीशन में है। तो डीसी आउटपुट वोल्टेज निकालनी है। यहाँ पर आउटपुट वोल्टेज, पीक इनवर्स वोल्टेज और आउटपुट फ्रीक्वेंसी निकालो। फेरों की संख्या का अनुपात 4:1। इसमें निकालूं। सबसे पहले तो
V इनपुट 230 वोल्ट। सही। इसके बाद निकालते हैं V इनपुट या E इनपुट जो भी है आपका, N क्या है, N2 अपॉन N1 या N सेकेंडरी अपॉन N प्राइमरी। ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या का अनुपात अपॉन द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या अपॉन प्राइमरी कुंडली में फेरों की संख्या, जो जाएगा 1/4। VS का मान होता है आपका NEP या NVI। तो ये हो जाएगा आपका 230 इंटू 1/4, 230 इंटू 1/4, ये आएगा अपना भाग दो तो 57.5 वोल्ट, 57.5 वोल्ट। ये आ गया, NS का मान आ गया। अब यहां पर आ गया VS का मान आ गया। अब इसका अधिकतम मान के लिए √2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अधिकतम मान के लिए √2 पर से मल्टीप्लाई करेंगे। द्वितीय कुंडली में या द्वितीय कुंडली पर वोल्टता का अधिकतम मान VM क्या हो जाएगा, √2 इंटू 57.5। इसको सोल्व किया, √2 का मान 1.414 इंटू 57.5। तो ये आ गया आपका 8.13। VM या EM का मान आ गया अपने पास, EM। अब आउटपुट DC वोल्टेज 2EM अपॉन पाई, आउटपुट DC वोल्टेज का फॉर्मूला, आउटपुट DC वोल्टेज EDC का मान क्या होता है, EDC का मान होता है 2EM अपॉन पाई। तो ये आ जाएगा आपका 2 इंटू 8.13 अपॉन पाई का मान, ये आएगा 81.3, पाई का मान 3.14। इसको सोल्व करेंगे तो अपने पास EDC सोल्व किया तो ये आ जाएगा अपने पास 51.78 वोल्ट, 51.78 वोल्ट। EDC का मान तो ये आ गया, EDC का मान ये आ गया। क्या किया, यहाँ पर 230 इनपुट, यहाँ पर कितना आ गया, VS का मान आ गया NEP अधिकतम मान, तो √2 से और मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ गया। √2 से मल्टीप्लाई करने के बाद अब EDC का मान होता है आपका 2EM अपॉन पाई। तो EM का मान रख दिया, पाई का भाग दे दिया, तो ये आ गया आपका 51.78 वोल्टेज। अब देखते हैं पीक इनवर्स वोल्टेज।
तो जो रेक्टिफायर होता है, ब्रिज रेक्टिफायर के अंदर पीक इनवर्स वोल्टेज कितनी होती है? ब्रिज रेक्टिफायर में पीक इनवर्स वोल्टेज कितनी होती है? पी आई वी इज इक्वल टू ई एम। तो पी आई वी का मान आ गया 81.3 वोल्ट। ये पीक इनवर्स वोल्टेज आ गया, दूसरा हो गया, ये आपका पहला हो गया। अब आउटपुट फ्रिक्वेंसी क्या होती है? तीसरा आउटपुट फ्रिक्वेंसी देखो अपन ने क्या लिखाया था इसके बारे में। आउटपुट फ्रिक्वेंसी अपन ने मैंने लिखवाया था इनपुट के एक पूरे चक्कर के लिए आउटपुट पर 2 पल्सेटिंग प्राप्त होती है। यानी इनपुट के एक पूरे चक्कर के लिए आउटपुट पर 2 स्पंदमान या 2 पल्सेटिंग प्राप्त होती है। 2 स्पंदमान इसको पल्सेटिंग बोलते हैं, पल्सेटिंग प्राप्त होती है। यानी इनपुट पे दिया तो आउटपुट पे 2 पल्सेटिंग प्राप्त होती है। इनपुट पर एक पूरे चक्कर के लिए आउटपुट पर 2 पल्सेटिंग प्राप्त होती है। दो स्पंदमान प्राप्त होते हैं। इनपुट पर धारा के एक पूर्ण चक्कर के लिए आउटपुट पर 2 पल्सेटिंग प्राप्त होती है या 2 स्पंद धारा प्राप्त होती है। अतः जो आउटपुट की फ्रीक्वेंसी है या जो इनपुट की फ्रीक्वेंसी है वो आउटपुट की फ्रीक्वेंसी के दुगना होगी। अतः एफ आउटपुट इज इक्वल टू 2 एफ इनपुट। तो एफ आउटपुट कितनी हो जाएगी? 2 इनपुट पर कितनी है? 50 हर्ज। तो ये आ गया आपकी 100 हर्ज। ये हो गया। उतारो इसको। डीसी वोल्टेज आ गई, पीक इनवर्स वोल्टेज आ गई और ये आपकी आउटपुट फ्रीक्वेंसी आ गई। लिखो इसको। एक क्वेश्चन और करते हैं फिर। इसके बाद एक क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन लिखो। द ब्रिज रेक्टिफायर
द ब्रिज रेक्टिफायर शो इन फिगर uses silicon diodes, uses silicon diode, find DC output voltage, DC output voltage DC output current, DC output current, DC output current using simplified modes, simplify model 4 diodes। ये क्वेश्चन है आपका, डायग्राम बनाओ। इसको ऐसे नहीं करना चाहते हो तो ये कर लो। RL है आपका 12 किलो ओम, यह है डायोड D1, डायोड D2, डायोड D3, डायोड D4, D1, D2, D3, D4। यहाँ है आपका 12 वोल्टेज AC, इस कोयल पर है, ये इस कोयल पर 12 वोल्टेज AC ये है। करूं, जो सेकेंडरी कोयल है, इस सेकेंडरी कोयल पर आरएमएस का मान दे रखा है, आरएमएस वोल्टेज का मान दे रखा है। तो गिवन है सेकेंडरी कोयल पर, सॉल्व करते हैं। सेकेंडरी कोयल पर आरएमएस वोल्टा का मान, आरएमएस वोल्टेज का मान कितना है? आरएमएस वोल्टेज का मान 12 वोल्ट, 12 वोल्ट AC, ये 12 वोल्ट AC, यानी सेकेंडरी कोयल पर आरएमएस का मान दे रखा है। तो सेकेंडरी कोयल पर अधिकतम वोल्टा का मान कितना हो जाएगा? अतः सेकेंडरी कोयल पर अधिकतम वोल्टा का मान, अधिकतम वोल्टेज का मान आपका EM, सेकेंडरी कोयल पर अधिकतम वोल्टेज का मान, अधिकतम वोल्टेज का मान √2 इंटू 12, √2 इंटू 12, ये हो गया अधिकतम वोल्टेज का मान। सोल्व कर लो, 414 इंटू 12, ये हो जाएगा आपका 16.97 वोल्ट। इसको सोल्व किया तो ये आ गया 16.97 वोल्ट।
लगभग 17 वोल्ट आ गया। यानी यहाँ पर अधिकतम वोल्टेज 12 वोल्ट एसी है, तो यहाँ पर अपने पास आ गई ईएम का मान आ गया 16.97। अब जो इसे पिछला क्वेश्चन था उसमें दिया गया था जो डायोड है वो डायोड आइडियल है, डायोड आइडियल। यहाँ पर देखो यूजिंग सिलिकॉन डायोड, यूजिंग सिलिकॉन डायोड, सिलिकॉन डायोड दे रखा है। तो सिलिकॉन डायोड में क्या होता है, सिलिकॉन डायोड पर वोल्टेज ड्रॉप होता है, यानी जब सिलिकॉन डायोड में से करंट फ्लो होगी तो उसमें वोल्टेज ड्रॉप होगा। ये मानो सिलिकॉन डायोड है, इधर से वोल्टेज जाएगी तो उस पर वोल्टेज का पतन होगा। तो सिलिकॉन डायोड दे रखा है, तो सिलिकॉन डायोड पर होता है 0.7 और जो जर्मेनियम डायोड होता है, जर्मेनियम, उस जर्मेनियम डायोड पर 0.3 वोल्टेज का ड्रॉप होता है। 0.7 0.3 आइडियल दिया हो तो 0 मानना है, आइडियल नहीं दिया हुआ हो तो ये मानना है सिलिकॉन। अगर जर्मेनियम दिया है तभी जर्मेनियम मानना है, जर्मेनियम दिया हो तभी जर्मेनियम मानना है, वरना सिलिकॉन से करेंगे, ये ध्यान रखना। कितना है 0.7। अब देखो जब डायोडों में से करंट फ्लो होता है तो दो डायोडों में, यानी यहाँ पर पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए या नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए कोई सा भी एक साइकिल ले लो, किसी एक हाफ साइकिल के लिए दो डायोड फॉरवर्ड बायस में होते हैं, दो डायोड फॉरवर्ड बायस में होते हैं, और दूसरा हाफ साइकिल होता है उसके लिए भी दो डायोड फॉरवर्ड साइकिल में होते हैं। मतलब जब भी करंट फ्लो होगी दो डायोड फॉरवर्ड बायस में होंगे ही होंगे। तो एक डायोड पर 0.7 वोल्टेज ड्रॉप हो रही है, तो दो डायोडों पर 1.4, तो इसमें लिखो चालन की स्थिति में दो डायोड फॉरवर्ड बायस में होंगे। चालन की स्थिति में दो डायोड फॉरवर्ड बायस में होंगे। हमेशा पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए भी दो और नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए भी दो। पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए D1 D3, नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए D2 D4 हमेशा फॉरवर्ड बायस में होंगे। चालन की स्थिति में दो डायोड फॉरवर्ड बायस में होंगे। अतः दोनों डायोड्स पर वोल्टेज ड्रॉप, ये वोल्टेज पतन, वोल्टेज ड्रॉप कितना आ जाएगा 0.7 प्लस 0.7 1.4 वोल्ट। अतः ईएम का मान कितना हो जाएगा 97 माइनस 1.40, ये हो गया आपका 15.57 वोल्ट। ईएम का मान ये आ गया, ईएम का मान 15.57 वोल्ट, ईएम का मान आ गया। अब अपन को पूछा है डीसी आउटपुट वोल्टेज, डीसी का मान, डीसी आउटपुट वोल्टेज, डीसी आउटपुट वोल्टेज ईडीसी का मान, ईडीसी का मान क्या होता है 2EM अपॉन पाई, 2EM अपॉन पाई, तो 2 इंटू 15.57 इंटू 3.14। यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 9.92 या 10 वोल्ट के आसपास, 10 वोल्ट के आसपास आ जाएगा ये।
ये आ गया ईडीसी का मान। दूसरा पूछा है डीसी आउटपुट करंट। अब डीसी आउटपुट वोल्टेज आ गया, तो डीसी आउटपुट करंट कितनी आ जाएगी? आरएल में से जो करंट फ्लो होगी वही तो आएगी। तो यहां पर कर लो इसको डीसी आउटपुट करंट, डीसी आउटपुट करंट यानी आईडीसी। आईडीसी आ जाएगी आपकी V इक्वल टू आई आर, V इक्वल टू आई आर। आई क्या हो जाएगा? V अपॉन आर, तो ईडीसी अपॉन आर एल। ईडीसी का मान है आपका 10, ईडीसी का मान है 10 और आरएल का मान है 12। आरएल का मान 12 है तो आईडीसी का मान आ गया आपका, आईडीसी का मान 10 अपॉन 12 एम्पियर, ये आ गया। किलो में दे रखा है तो ऊपर चला जाएगा 10 की पावर -3 एम्पियर। ये आ गया। ये आपका रेक्टिफायर कंप्लीट हो गया। इसको उतार लो इस क्वेश्चन को। ब्रिज रेक्टिफायर कंप्लीट हो गया। इसके बाद देखते हैं जेनर डायोड। छोटा सा टॉपिक है, डायोड पढ़ रखा है। जेनर डायोड आपका है, जेनर डायोड। पीएन डायोड कैसे बनता है? पीएन, पी टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर, ये होते हैं पी जो सेमीकंडक्टर होता है। कौन सा? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है। उस एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में डोपिंग होती है। डोपिंग, अगर डोपिंग ज़्यादा हो, डोपिंग ज़्यादा हो तो अपना जेनर डायोड बन जाता है। यानी जेनर डायोड में जो पी टाइप और एन टाइप के मेटल होते हैं, पी टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर, इनमें डोपिंग बहुत ज़्यादा होती है जेनर की तुलना में, डायोड की तुलना में 1:10⁵ इतनी इस अनुपात में डोपिंग अधिक होती है। तो इसमें लिख लो पहले तो लिख लो जेनर डायोड। एक्सट्रिंसिक,
एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में डोपिंग ज़्यादा हो तब अधिकतम डोपिंग वाले पी टाइप सेमीकंडक्टर व एन टाइप सेमीकंडक्टर को मिलाने पर एन टाइप सेमीकंडक्टर को आणविक स्तर पर मिलाने पर जेनर डायोड प्राप्त होता है। आणविक स्तर पर मिलाने पर परमाणविक रूप से मिलाने पर परमाणविक रूप से मिलाने पर जेनर डायोड प्राप्त होता है। जेनर डायोड प्राप्त होता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में डोपिंग अपमिश्रण ज़्यादा हो तो अधिकतम डोपिंग वाले पी टाइप सेमीकंडक्टर व एन टाइप सेमीकंडक्टर को परमाणविक रूप से मिलाने पर जेनर डायोड प्राप्त होता है। ये लिखो, सिंबल लिख लो इसका। सिंबल सिंबल हो गया। ये आपका P है, ये N है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं PN, लेकिन डोपिंग अधिक। डोपिंग अनुपात ये फिक्स नहीं होता लेकिन इसके आसपास होता है। PN जेनर डायोड PN में 10 की पावर 5। डोपिंग अधिक होती है, डोपिंग अनुपात ये होता है। बायसिंग पहली है फॉरवर्ड बायसिंग में यह आपका बैटरी के पॉजिटिव से या अधिकतम पोटेंशियल से डिफरेंस से, ये फॉरवर्ड बायसिंग, ये रिवर्स बायसिंग। ये रिवर्स बायसिंग। बना लो इनको। इसमें लिखो IV वक्र, यानी करंट वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक्स वक्र। 1 हो गया, 2 हो गया, 3। चौथा पॉइंट लिखो वोल्टेज करंट
कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व, इधर है आपका वोल्टेज, इधर है आपकी करंट, ये मिली एम्पियर, माइक्रो एम्पियर, ये वोल्टेज, ये माइनस वोल्टेज। इसमें 5वां पॉइंट लिखो, इसमें जो डिफ्लेक्शन लेयर होती है उस डिफ्लेक्शन लेयर की चौड़ाई बहुत कम होती है। लिखो पी एन या पी भाग व एन भाग में डोपिंग अधिक होने के कारण, डोपिंग अधिक होने के कारण, अधिक होने के कारण पी भाग व एन भाग पर डोपिंग अधिक होने के कारण पी एन संधि पर, पी एन संधि पर आवेश वाहकों का घनत्व, आवेश वाहकों का घनत्व अचानक से परिवर्तित हो जाता है। घनत्व परिवर्तन सहसा, परिवर्तन अचानक, इसको बोलते हैं एब्रप्ट या सहसा। पी व एन भाग में डोपिंग अधिक होने के कारण पी एन संधि पर आवेश वाहकों का घनत्व परिवर्तन अचानक से होता है, अचानक से होता है। पी एन संधि पर आवेश वाहकों का घनत्व में परिवर्तन अचानक से होता है। इसमें लिखो डिफ्लेक्शन लेयर, अवक्षय परत की मोटाई कम होती है तथा उसके दोनों तरफ विपरीत आवेश स्थित होते हैं। ये तो यहीं तक कर लो, यहीं तक कर लो इसका। ये आपका जेनर डायोड इतना ही काम आएगा आपके। लिखो, इसके बाद करते हैं वोल्टेज रेगुलेशन, वोल्टेज रेगुलेशन। हेडिंग डालो वोल्टेज रेगुलेशन। वोल्टेज रेगुलेशन वोल्टेज रेगुलेशन
अब जो वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है? वोल्टेज रेगुलेशन होता है जो इनपुट पर वोल्टेज और करंट देते हैं, इनपुट पर वोल्टेज और करंट देते हैं, उसमें परिवर्तन हो, लेकिन आउटपुट पर वोल्टेज और करंट में परिवर्तन ना हो, यानी बीच में ऐसी कोई डिवाइसेज लगा दी जाए जो इनपुट में अगर वोल्टेज और करंट में परिवर्तन हो तो आउटपुट पर वोल्टेज और करंट में परिवर्तन ना दिखाएं, तो ऐसी युक्तियों को वोल्टेज रेगुलेशन कहते हैं। देखते हैं इसको। लिखो, परिभाषा लिखो इसकी। इनपुट अल्टरनेटिंग वोल्टेज या करंट में परिवर्तन होने पर इनपुट अल्टरनेटिंग वोल्टेज या करंट में परिवर्तन होने पर वोल्टता नियामक वोल्टेज रेगुलेटर आउटपुट पर डायरेक्ट या आउटपुट पर वोल्टेज व करंट को स्थिर बनाए रखता है। वोल्टेज या करंट को नियत बनाए रखता है। नियत बनाए रखता है। इनपुट अल्टरनेटिंग वोल्टेज या करंट में परिवर्तन होने पर वोल्टता नियामक आउटपुट पर वोल्टेज या करंट को नियत बनाए रखता है। वोल्टेज नियामक या वोल्टेज नियंत्रक दो बोल सकते हैं। वोल्टता नियामक वोल्टेज रेगुलेटर द्वारा वोल्टता का नियमन 3 प्रकार से किया जाता है। वोल्टेज नियामक द्वारा वोल्टेज का नियंत्रण या नियमन। वोल्टता नियामक द्वारा वोल्टेज का नियमन 3 प्रकार से किया जाता है। पहला है लाइन रेगुलेशन। लाइन नियमन। दूसरा है करंट लोड रेगुलेशन। लोड नियमन। तीसरा है वोल्टेज रेगुलेशन। लाइन रेगुलेशन, लोड रेगुलेशन, वोल्टेज रेगुलेशन। वोल्टता नियमन, वोल्टेज रेगुलेशन, यानी 3 प्रकार से वोल्टेज कंट्रोलर या वोल्टेज रेगुलेटर द्वारा
वोल्टेज या करंट को रेगुलेट किया जाता है। लाइन नियमन, लोड नियमन और वोल्टता नियमन, इसके आगे का अपन कल देखेंगे।